हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। मैं सचिन कुमार लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम कक्षा 6 जो अभी आपका 30 अप्रैल को हुआ है। उसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार के पूछे गए हैं जिनमें बच्चों को बहुत ही काफी हद तक परेशानी हुई है और उन्हें करने में बच्चों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। हालांकि बात करें मैथ की, तो मैथ में सबसे ज्यादा पोर्शन ऐसा है जिसने बच्चों को परेशान किया है। रीजनिंग में और हिंदी में तो एक आधे क्वेश्चन है, लेकिन हम सभी मिलाकर रीजनिंग, हिंदी, मैथ तीनों पोर्शन के क्वेश्चन जो मुश्किल से लगे बच्चों को, उन्हें आज इसी क्लास में बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान ट्रिक से हल करेंगे। तो आज की क्लास के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से, तरीके से, अच्छे तरीके से कराएंगे और आपको नवोदय में सिलेक्शन की पूर्ण रूप से गारंटी देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अगर मैं रीजनिंग के पहले क्वेश्चन की बात करूं, हालांकि रीजनिंग बहुत आसान थी, फिर भी रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में मैं चलिए एक बार इसमें पढ़ देता हूँ कि सबसे पहले इसमें करना क्या है। यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, बाईं मतलब उल्टे हाथ की तरफ, तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है, एक चौथी आकृति छोड़ दी गई है। इस प्रकार से प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। मतलब यहाँ पे जो उत्तर आकृति आएगी वो इन 4 में से एक आएगी। कौन सी यहाँ पे आएगी वो हमें बतानी है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा रखा है। हालांकि मुश्किल नहीं है इतना, ये मैथ ज्यादा मुश्किल था, फिर भी 1-2 क्वेश्चन की बात करें तो रीजनिंग में ये थोड़ा सा हटके हो सकता है। तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पे जो पहला सर्किल बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो एक सर्किल थोड़ा डार्क है और एक खाली। फिर जैसे ही इससे अगला चित्र आया तो एक खाली, डार्क, खाली। कहने का मतलब यहाँ पे एक खाली था, एक खाली यहाँ पे बढ़ गया, एक खाली की वृद्धि हो गई, मतलब एक सर्किल की वृद्धि हुई है, वो भी खाली वाले की। फिर जैसे ही इससे अगले वाले में गए तो एक भरे की वृद्धि हो गई, मतलब 2 खाली थे तो यहाँ पे 2 भरे हो गए। जैसे दोबारा देख लें, एक खाली, एक भरा, 2 खाली, एक भरा, फिर 2 भरे, 2 खाली। तो अब के जो इस बार आएगा वो तीसरा खाली वाले आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ से खाली गया, फिर भरा गया, फिर खाली आएगा। तो हमारे पास 3 खाली चित्र हो जाएंगे, 3 खाली सर्किल हो जाएंगे और 2 डार्क सर्किल या रेखा वाले सर्किल हो जाएंगे। तो जहाँ पे 3 खाली सर्किल है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 खाली सर्किल है, 1 2 3 खाली सर्किल है, 1 2 3 4 खाली सर्किल है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी 4 सर्किल खाली है। तो यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 खाली सर्किल है, तो इसी वजह से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी श्रेणी में अगर बात करूं तो इस क्वेश्चन को भी हल्का सा मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक खाली स्थान है और जैसे ही इससे अगली आकृति बनी तो वहां पे ये डार्क हुआ, मतलब एक पट्टी और आई और डार्क बनने के बाद ये गोले गोले से बन गए हैं इसमें, मतलब ये आकृति इस तरीके से बन गई है। फिर इस आकृति के बाद ये आकृति एक्स्ट्रा है, तो अब की बार जब आकृति बनेगी इसमें तो ये इस तरीके से, मतलब जैसे ये आकृति बनी है इसी तरह की आकृति इधर डार्क हो जाएगी। तो इस तरह की आकृति हो और इधर भी सेम टू सेम आकृति हो, ऐसा प्रश्न हमें ढूंढना है। तो देख सकते हो यहाँ पे इसमें ये रेखा खींची हुई है, इसमें कुछ भी नहीं खींचा हुआ है। इस तरह का प्रश्न में मुझे शायद ये नजर आता है। फिर भी आप इसे भी देखो तो यहाँ पे इस तरीके का डार्क नहीं है जैसे इस तरीके का यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक ही साइड में है, दूसरी साइड में नहीं है। तो आसानी से इसका आंसर 16 का भी हो जाएगा। तो रीजनिंग के 1-आध क्वेश्चन और है, उन्हें भी हम देख लेंगे। चलिए बात करते हैं अब इन प्रश्नों की। हालांकि ये जो प्रश्न होते हैं मैं यहाँ पे एक बार पढ़ के बता दूं। 29 से 32 में बाईं और प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका के में प्रश्न की संख्या संगत के सामने वृत्त वाले को काला करना है। तो यहाँ पे पंच वाला प्रश्न है। ये पंच वाले प्रश्नों में बच्चों को काफी हद तक परेशानी होती है, लेकिन हम इसका एक आसान तरीका आपको आज बताएंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे। ये चारों के क्वेश्चन एक तरीके के होते हैं। यहाँ पे पंच किया हुआ था, मतलब कटिंग, कागज कटिंग वाला प्रश्न भी कहते हैं इसे, और उसके बाद खोलने के बाद कैसा बनता है वो हम इसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे निशान देख रहे हो आप, ये कट 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 का निशान हुआ है, मतलब यहाँ से हमें कागज को इस तरीके से मोड़ना है। मैं बात करूँ किस तरीके से मुड़ेगा, ये देखिए इस तरीके से ऐसे मुड़ जाएगा, इस तरीके से।
तो यहाँ पे ये इस तरीके से मुड़ा, जिधर को तीर का निशान लगाया, फिर जब तह बन जाएगी इस तरीके की तो फिर ये इस तरीके से इधर को मोड़ना है। मतलब मैं आपको यहाँ पे निशान भी लगा दूं, इधर से इधर को मोड़ना है। उसके बाद जब ये मुड़ जाएगा तो हमें इसमें पंच करना है। पंच करने का मतलब यहाँ पे एक डार्क सर्कल पंच करना है और यहाँ पे काट देंगे इसे इस तरीके से। तो जब इससे चित्र बनते हैं उसे किस तरीके से हल करते हैं वो देखिए बच्चों। मैं आपको बता दूं, जहां पे भी ये पंच हुआ है अब हमें करना इस तरीके से होता है कि जैसे यहाँ से पंच हो गया इधर को, अब जब इसे हम खोलेंगे तो खोलने के लिए हम इसे ऐसे समझे कि जैसे यहाँ पे दर्पण रखो हो, इस तरीके से आप इसमें दर्पण मान ले कि जैसे यहाँ पे दर्पण रखा हो। तो दर्पण का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, दर्पण में जो जितना नजदीक होता है वो उतना ही नजदीक दिखाई देता है। तो जैसे हम इसे खोलेंगे तो ये जो आकृति है कोने वाली, ये बिल्कुल इसके नजदीक दिखाई देगी, बिल्कुल इसके नजदीक। और ये जो आकृति है ये दूर दिखाई देगी, मतलब ये पहुंच जाएगी यहाँ और ये वाला सर्किल आ जाएगा यहाँ। इस तरीके से ये तह खुलेगी। तो इस तरीके की तह खुलने के बाद ये इस तरीके का चित्र बनेगा। देखिए मैं इसे डार्क कर देता हूँ, इस तरीके का चित्र बन जाएगा। फिर ये हमें पता है कि ये ऊपर को मुड़ा था, इस तरीके से मुड़ा था, तो अब ये नीचे को मुड़ेगा। तो आप यहाँ पे दर्पण मान ले यहाँ पे। तो यहाँ पे जब दर्पण मानेंगे तो ये इस तरीके से बाहर को खुलेगा। तो ये दोनों डार्क लाइनें यहाँ आ जाएंगी, दोनों डार्क सर्किल, और ये तीर ये जो इस तरीके का है ये इस तरीके से यहाँ पे डार्क हो जाएगा। तो इस तरीके का चित्र आप देख सकते हैं कौन से वाला है, इस तरीके का चित्र सी है। आप इसे एक सिंपल भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहां पर भी कागज की तह खुलेगी वहां आप दर्पण मान सकते हैं। और दर्पण मानने के बाद ये प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। दर्पण मानने के बाद जो जितना नजदीक होता है, जितने मतलब कट हो या कोई साइन हो या कोई तीर हो, वो उतना ही नजदीक दिखाई देता है। और जो जितना दूर होता है वो उतना ही दूर। इसी तरीके से हमने करा था, ये दूर था, ये दूर, ये नजदीक है, इसके नजदीक बना दिया। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ये चारों ही प्रश्न इस तरीके के होते हैं। चलिए इस प्रश्न को और देख लेते हैं। रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ से तय इस तरीके से मुड़ेगी, इस तरीके से, उसके बाद फिर इस तरीके से मुड़ेगी और ये यहाँ से इस तरीके से मुड़ जाएगी। मैंने बताया था जब ये यहाँ से इधर को मुड़ेगी इधर को, तो जब हम इसे खोलेंगे तो हमें यहाँ पे दर्पण मानना होगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे दर्पण है। जब जैसे ही ये इधर को खुलेगा, ये इधर को ये खुलेगा तो ये वाली आकृति इधर भी बनेगी, मतलब यहाँ भी इस तरीके से बन जाएगी। फिर उसके बाद जब ये इधर को खुलेगा तो ये आकृति इधर को ऐसी बनती दिखाई देगी और ये वाली ऐसे बनती दिखाई देगी, ठीक है। फिर जब ये नीचे को खुलेगा तो ये दोनों आकृति इधर ऐसे बनती हुई दिखाई देगी, ऐसे, और ये वाली आकृति भी ऐसे ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। दर्पण मानने के बाद पहले आपको दर्पण यहाँ मानना है, फिर दर्पण यहाँ मानना है और फिर इस लाइन के नीचे यहाँ पे दर्पण मानना है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो ये वाली आकृति आपको नजर आ जाएगी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये सभी पार्ट इसी तरीके के हैं। तो चलिए रीजनिंग को मैं यही समाप्त करता हूँ। रीजनिंग इतनी मुश्किल नहीं थी, फिर भी हमने जो हमें मुश्किल लग रहा था उसके हमने क्वेश्चन किए। और अब डालते हैं मैथ पर नजर। मैथ थोड़ा टिपिकल था, मतलब उसके कुछ क्वेश्चन लगभग 3 या 4 क्वेश्चन मुश्किल थे, तो उन्हें बहुत ही आसान तरीके से हम हल करेंगे। तो बच्चों अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसी ही मजेदार वीडियो हम आपके लिए लेकर ही आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना करें, जिससे आपको जो आपकी तैयारी है वो और बेहतर बन सके। तो आप कोई भी क्लास को मिस ना करें, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अब चलते हैं मैथ के पार्ट पर, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए मैथ में जो सवाल है ये पहला ही सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या बतानी है, मतलब 2 अंकों की प्राकृत संख्याएं जो है कितनी है। तो मैं इसे एक बहुत आसान तरीके से कराता हूं, बस आप ध्यान से देखते रहिए। 2 अंकों की प्राकृत संख्या बतानी है। बच्चों हमें एक बात बताइए, हम अगर 1 से लेके 100 तक संख्याएं लिखते हैं तो आपको कितना अंक दिखाई देते हैं? 1 से लेके 100 तक आपको 100 अंक दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 से 100 तक तो 100 अंक बनेंगे। लेकिन हमें जो बात करी है वो 2 अंकों वाली बात करी है, मतलब 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो हम अगर बात करें तो हमें 1 से लेके 9 तक नहीं लेनी, मतलब 1 से लेके 9 तक नहीं लेनी। तो कितनी संख्या घटेंगी? 9 तो 1 से लेकर 9 तक घट जाएगी, क्योंकि ये 1 अंक की है। और 100 भी नहीं लेना, तो प्लस 100 वाली कितने अंकों की संख्या है? 100 जो है 3 अंकों की संख्या 1 है। तो कुल मिला के हमारे पास 10 संख्याएं और घट जाएंगी। 1 से लेके 9 तक 1 अंक की और 100 3 अंक की। तो कुल मिला के 2 अंकों वाली और 1 अंक वाली संख्या जो है, हमसे तो 2 अंकों वाली बोली है ना, तो 2 अंकों वाली में हम जो 1 से लेके 9 तक है 9 संख्या है वो, और एक जो 100 अंकों की है वो 10 और घटा देंगे। तो हमारे पास टोटल संख्या 100 थी। 1 से लेकर इसमें से 10 घटाएंगे तो आपकी 90 आ जाएंगी। आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। फिर ध्यान से समझिए, 1 से लेकर 100 तक 100 संख्याएं होती हैं, लेकिन 1 से 9 तक 1 अंकों की है वो नहीं लेनी, 100 भी नहीं लेनी। तो टोटल हमें कुल मिलाकर 10 संख्याएं नहीं लेनी। तो 10 नहीं लेनी तो 100 में से 10 घटा देंगे तो आपकी 90 संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जो 2 अंकों की हैं। तो आप इस तरीके से इसे आसान तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 42, आप अपने इस हिसाब से ना देखें कि ये 42 है, हमारे में तो 42 नहीं है, ये थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चन पे निगाह रखनी है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका कौन सा सवाल किस जगह है, लेकिन ये सवाल आपकी बुकलेट में भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। एक संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। हमें बताना है कि अगर कोई भी संख्या है और उसी संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए तो संख्या क्या प्राप्त होगी। तो आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि वह संख्या 9 से हमेशा विभक्त होगी। अब मैं इसे करके बता देता हूं। सपोज कीजिए, मान लेते हैं, माना बहुत ही आसान है, आसान तरीके से कर लेंगे। माना कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, मैं आपको 2-3 संख्या मान के दिखाता हूं। माना 25, माना 32, एक और मान लेते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। माना कोई संख्या है 19। अब हमें इन्हीं संख्या के अंकों का योग घटाना है। मतलब 5 और 2 7, 7 इसमें से घटाएं, 3 और 2 5, 5 इसमें से घटाएं, 9 और 1 10, 10 इसमें से घटाएं। तो आप देख सकते हो घटाने के बाद क्या आएगा। यहाँ से 25, यहाँ से यहाँ लेंगे 15, 15 में 7 जाएंगे 8 और यहाँ बचेगा 1। यहाँ से यहाँ लेंगे 12, 12 में 5 जाएंगे 7, यहाँ बचेगा 2, यहाँ से 10, 9 ऐसे ही बचेगा। तो आप देख सकते हो ये 18, 27, 9 हमेशा किससे विभक्त होता नजर आ रहा है। तो देख सकते हो 9 9 से कटेगा, 27 भी 9 से कटेगा, 18 भी 9 से कटेगा। तो हमेशा ये संख्याएं 9 से कट जाती हैं। तो आप ध्यान रखें, अगर कोई संख्या है और उसी से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए तो वह संख्या हमेशा 9 से कट जाती है। तो आपको इस तरीके से हल करना, इसमें कोई बड़ा मेथड नहीं है, आप करके देख सकते हैं। तो हमने इसमें भी करके देख लिया। चलिए अगले सवाल की तरफ। ये देखिए, इसके बाद बच्चों ये जो 51वां सवाल है, ये सबसे मुश्किल सवाल जो पूछा गया है, मेरे हिसाब से ये सबसे मुश्किल सवाल हो सकता है इस मैथमेटिक्स का। जो आपका पेपर है, इसमें सबसे मुश्किल सवाल ये हो सकता है। तो चलिए इसमें निकाल डालते हैं। 51, एक होल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। ध्यान से पढ़ना है बच्चों। लंबाई बड़ी है चौड़ाई से। यदि होल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे होल की लंबाई और होल की चौड़ाई के बारे में बात की है। तो मैं मानता हूं होल की लंबाई, हमें ना तो होल की लंबाई पता है ना होल की चौड़ाई पता है। तो होल की लंबाई बड़ी है तो मैं मान लेता हूं होल की लंबाई, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल बराबर, मानो होल की लंबाई यहां से इसको आप ऐसे लिख लीजिए। चलिए मैं इधर करता हूं इसे, आप इसे यहां देखिए। माना जो आपका होल है, होल की लंबाई, तो मैं होल की लंबाई को एल मान लेता हूं। माना होल की लंबाई कितनी मान ली, एल। माना होल की चौड़ाई को बच्चों बी मान लेते हैं। माना होल की चौड़ाई बी है। और यहां से जिस तरीके से प्रश्न में दिया गया है उसी तरीके से करेंगे, प्रश्न अनुसार लिखेंगे। प्रश्न अनुसार सवाल ने कहा है कि होल की जो लंबाई है और चौड़ाई है उनका अंतर कितना है, 23 मीटर। मतलब अगर लंबाई में से मैं चौड़ाई घटा दूं तो यहाँ पे 23 मीटर आपका बनेगा। ये सवाल में ही कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक बात और दी हुई है, यदि होल के फर्श का परिमाप 206 हो तो आप परिमाप पर ध्यान रखिए। परिमाप कितना दिया हुआ है सवाल वालों ने, 206 मीटर। बच्चों ये होल जो है ये आयताकार बनेगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जिसमें अलग अलग होती है वो आयत बनता है। तो यहाँ पे आयत का परिमाप 200, मतलब परिमाप जो दिया हुआ है होल का 206 दिया हुआ है। और अगर हम अपने हिसाब से बात करें तो परिमाप तो होता है 2l+b होता है 206। तो यहाँ से अगर मैं l+, तो देखिए बच्चों, जब 2 को यहाँ गुना से इधर भाग में ले जाएंगे तो ये इधर ऐसे बनेगा 206/2। फिर 2 से हम इसे काट देंगे तो 2 से ये कटेगा, 2 कम 2, 2 0 0, 2 3 6। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। इसे मैं अगर शॉर्ट की बात करूं तो मैं इसको तुम्हें शॉर्ट तरीके में बताता हूं। अगर किसी भी सवाल में किसी भी चर राशि का अंतर और योग दिया जाए, मतलब यहाँ पे l-b l+b, तो आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे अंतर है और यहाँ पे योग है। अगर इसे मैं फर्स्ट लिख लूं और इसे मैं सेकंड लिख लूं तो यहाँ पे योग और यहाँ पे अंतर है। तो अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी हो तो जोड़ के आधा करते हैं, और अगर छोटी संख्या निकालनी हो तो घटा के आधा करते हैं। मतलब अगर लंबाई बड़ी है, सवाल वाले ने यहाँ पे कहा है कि l जो है बड़ी है b से, l क्या है, बड़ी है b से। तो अगर मैं बड़ी यूनिट निकाल लूंगा, मतलब l निकालूंगा, तो यहाँ पे ये जो इनके मान है इन्हें जोड़ के आधा करूंगा तो बड़ा मान आएगा, और अंतर करूंगा तो इनका छोटा मान आएगा। तो चलिए अगर मैं l की बात करूं तो l जो आएगा हमारे पास, दोनों को जोड़कर, मतलब 23 को और 103 को जोड़ के अगर मैं आधा कर दूं, हालांकि मैं इसे आपको बता भी दूंगा कि आधा क्यों करते हैं।
लेकिन फिलहाल आप इसे समझेंगे कि आधा करके अगर जोड़ के अगर आधा करूँ तो एल का मान निकलेगा, मतलब बड़ी यूनिट का मान निकलेगा, मतलब 3 और 3 6, 0 यहाँ पे ऐसी रहेगी, 2 सॉरी यहाँ पे 0 नहीं 2 आएगा, ये 0 और 2 2 बनेगा और 1 इस तरीके से 126/2 और ये हल हो जाएगा। 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 63। और अगर छोटी यूनिट का मान निकालते हैं तो अंतर करते हैं, मतलब 103 और 23 का अंतर करेंगे। 103 में से 23 घटाएंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना ही अंतर कहते हैं, बटे 2 करेंगे। तो जब ये इसमें से जाएगा तो यहाँ पे 80 बचेगा, 80/2 तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप देख सकते हो 3 में से 3 गए 0 और 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा। उसके बाद हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इसलिए क्षेत्रफल होता है L गुना B, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, तो 63 गुना 40। ठीक है, 63 गुना 40। तो मैं पहले 0 को ऐसे लिख लेता हूँ, 4 की गुना करेंगे, 4 तिया 12 का 2 का हासिल लगा 1, 4 छिंग 24 और 1 25। तो यहाँ से 2520, ये अगर मीटर में है, अगर हमने मान लिया है कि ये मीटर है तो मीटर लिख लेंगे। हम मान लेते हैं कि L मीटर है और ये भी B मीटर है, तो जो आपका आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर बात करें इसकी, थोड़ा सा इस पे निगाह डालते हैं। अगर बच्चों आप समझना ही चाहते हैं तो आप ध्यान से समझेंगे कि अगर आप समझना चाहते हैं तो ये ऐसे जोड़ के आधा और घटा के आधा करने में बड़ी यूनिट कैसे निकल जाती है। तो मैंने बताया इसे फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे, तो हम इसे इक्वेशन बोल देते हैं, कभी कभी समीकरण बोल देते हैं। तो हमें ऐसे सवाल को हल करने के लिए एक विधि होती है, उसे यूज करते हैं इसमें। हम उस विधि को कहते हैं विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। इस तरीके से दोनों ही तरीके से हो जाती है। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि हम इसे करेंगे कैसे, कि हम इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो जब हम जोड़ते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफली समझा देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। वैसे तो हमारा क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर रफली समझना हो तो समझेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ना है, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड की साइड होती है वो सब जुड़ती है, मतलब L माइनस B प्लस हो जाएगा इसमें L प्लस B, और उधर का जो राइट होता है वो भी आपस में जुड़ जाता है, मतलब लेफ्ट में जुड़ता है और राइट में जुड़ता है। तो यहाँ से B से B कट जाता है, 2L बनता है। 2L इन्हें जोड़ने के बाद आया था 126, तो यहाँ से L का मान आ जाता है 126/2। तो ध्यान से देखिए, मैंने भी यही कहा था कि बड़ा मान निकालना हो तो जोड़ के आधा करेंगे। तो जोड़ा इधर हमने और आधा कर दिया, तो हम इसे डायरेक्ट याद रखते हैं। और इसी तरीके से अगर हम इसमें से इसे घटाते हैं या इसमें से इसे घटाएंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने फर्स्ट प्लस सेकंड किया है, और अब मैं अगर फर्स्ट माइनस सेकंड करूंगा तो L माइनस B तो ऐसे रहेगा। और जब ये घटेगी सेकंड, तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो प्लस का होता है वो भी माइनस का हो जाता है। तो यहाँ से आप ध्यान से समझ जाएंगे। देखिए L माइनस B, और जब हम इसमें से नहीं, दूसरी में से घटाएंगे पहली को, दूसरी में से पहली को घटाएंगे तो L प्लस B करना पड़ेगा, माइनस होएगा तो माइनस का L हो जाएगा, और जो माइनस वाला था वो प्लस हो जाएगा। मैंने बताया कि लेफ्ट में से लेफ्ट घटती है और राइट में से राइट घटती है। तो यहाँ से हमारा L से L कट जाएगा, तो 2B बराबर ये 80 बनेगा, तो B बराबर 80/2 बराबर 40 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से बड़े मेथड से भी कर सकते हो, या आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि अगर जोड़ के आधा करेंगे तो बड़ी यूनिट आती है, मतलब बड़ी डिजिट आती है, और घटा के आधा करते हैं तो छोटा वाला पद आ जाता है हमारा। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन आप अगर समझोगे तो आगे भी सवाल ये पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, होना तो ये ऐसे ही है, थोड़ा बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन समझ जाओगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बच्चों, एक सवाल इसमें यह भी था, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो दुकान की बिक्री पर असर कितना होगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें एक चीज याद रखनी है कि अगर कीमत में इतने ही % की वृद्धि और इतने ही % की कमी हो, मतलब सेम वृद्धि और सेम कमी हो, तो जो सेम वृद्धि और सेम कमी है उसे हम x मान लेते हैं। सेम वृद्धि और सेम कमी को x मान लेते हैं। जैसे यहाँ 20% की वृद्धि, 20% की घटोतरी और 20% की बढ़ोतरी, तो इसे 20 को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x² बटे 100 करते हैं, मतलब जो घटोतरी जो बढ़ोतरी है उसे x मानते हैं, बटे 100 करते हैं। तो यहाँ पे x के स्थान पर आप 20 कर सकते हो, तो 20 का स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 गुना 20 2 बार कटता है, बटे 100, 0 से 0 कटेगी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और जो हमारा आंसर आता है हमेशा कमी में ही आता है, मतलब हमेशा ही कमी होगी, तो यहाँ पे 4% की कमी हो जाएगी। तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं डायरेक्ट, x² बटे 100। x की जगह वो संख्या होती है जो कमी और जो वृद्धि हो रही है सेम कमी सेम वृद्धि होनी चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 4% की आपकी कमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अब बच्चों देखिए, इसके बाद ये सवाल जो 58वां है, ये भी थोड़ा अलग तरीके का सवाल है। अब तक ऐसे सवाल बहुत ही कम पूछे गए हैं, फिर भी आप इसे समझ लेंगे। ध्यान से देखिए,
एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। मतलब एक घन को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई बतानी है। तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की इसमें हमें लंबाई बतानी है। देखिए कितने आसान तरीके से हम इसे करेंगे। तो मान लेते हैं जो पहला प्रत्येक छोटा घन है उसकी भुजा हम छोटा ए मान लेते हैं, क्योंकि घन में भुजा को ए मानते हैं। तो माना छोटे घन की भुजा, यहाँ पे छोटे घन की भुजा मान लेते हैं। तो छोटे घन की भुजा माना कितनी है, ए सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे बड़े घन की भुजा दी हुई है तो ये भी लिख लेंगे। बड़े घन की भुजा, बड़े घन की जो भुजा दी हुई है हम इसे बड़ा ए मानते हैं। बड़े घन की भुजा है ये कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है। घन कितने बनाए जा रहे हैं, छोटे घन जो बनाए जा रहे हैं वो 27 बनाए जा रहे हैं। अब आप इसमें एक ही चीज ध्यान से सुननी है आपको, और एक ही चीज याद रखनी है कि यदि हम किसी भी चीज से कोई दूसरी चीज बनाते हैं, मतलब एक आकृति से दूसरी आकृति पिघलाकर बनाते हैं, उसका आकार बदलते हैं, कहने का मतलब, तो उन आकृतियों के आयतन नहीं बदलते। मतलब अगर आप एक बड़े गोले को पिघलाकर 10 या 20 छोटे गोले बनाते हैं तो उन सभी के आयतन जो छोटे गोले बने हैं और उस बड़े गोले का आयतन बराबर होता है, मतलब आयतन नहीं बदलता है। तो यही पॉइंट हम इसमें यूज करेंगे। तो आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आयतन नहीं बदलते हैं तो हम लिख सकते हैं कि जो होगा हमारा आयतन, बड़े घन का आयतन जो 27 घन बने हैं उन सभी का आयतन उस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम उसी चीज को लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े घन का आयतन बराबर होगा 27 छोटे घनों का आयतन। 27 छोटे घनों का आयतन। मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहाँ पे एक आकृति को दूसरी आकृति में बदल रहे हैं तो आयतन बिल्कुल नहीं बदलता। अब यहाँ पे हमें बड़े घन का आयतन का फॉर्मूला खोलना है, यहाँ पे छोटे घन का। तो बड़े घन का आयतन का फॉर्मूला था a की घात 3, और यहाँ पे 27 तो ऐसे ही रखेंगे, और छोटे घन का आयतन होता है a की घात 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, छोटे घन की भुजा। तो छोटे घन की भुजा मैं इसका मान निकालूंगा तो 27 इधर जाएगा ये भाग में। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसे, a की घात 3 बराबर a की घात 3 बटे 27। ठीक है, तो यहाँ पे a की घात 3 का हमें मान निकालना है, क्योंकि हमें छोटे घन की भुजा निकालनी है। ध्यान से देख लेंगे। a का मान रखते हैं 6, 6 की घात 3 है तो 6 गुना 6 गुना 6 3 बार गुना हो जाएगी। यहाँ पर 27 है, तो अब इसे काट लेंगे। 3 निम 27, 3 दूनी 6, ये 3 थी 9, 3 दूनी 6 और फिर 3 दूनी 6। तो हमारे पास जो a का मान आया, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ध्यान से देख लेंगे। a की घात 3 जो आया 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की घात 3 बराबर 2 की घात 3। मैं आपको बता दूं, इस वाले भाग को कहते हैं आधार, और जो ऊपर वाला भाग होता है ये होता है घात। तो हम कभी कभी इनमें तुलना कर देते हैं। मतलब अगर हमारी घात समान है तो आधारों की तुलना कर देते हैं, और अगर आधार समान है तो घात की तुलना कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हम, घात हमारी कैसी है, समान है। तो हम घात समान है तो आधारों की तुलना कर देंगे। आधारों की तुलना का मतलब आधार जो है आपस में बराबर हो जाएंगे, और अगर आधार बराबर है तो घात भी आपस में बराबर रख देंगे। तो a बराबर 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। ये देख सकते हैं, आपका इसमें आंसर भी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से आप इसे हल कर लेंगे। बच्चों मैथ के पोर्शन में ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट थे। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें उस सवाल, कोई भी आपको सवाल मुश्किल लगता है जो इस बार 2022 में पूछा गया है, फिर भी अगर आपको कोई लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। हम उस सवाल का सॉल्यूशन बहुत ही बेहद आसान ट्रिक से आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन जरूरत है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए, तभी आपको हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आसान ट्रिक से हम आपको मैथ हल कराते हैं। मैथ के हम रीजनिंग और हिंदी सभी का आपको संपूर्ण हल देते हैं, और बहुत ही बेहतर तरीके से देते हैं। तो आपको जरूरत है हमारे चैनल से जुड़ने की। फिर मैं बता रहा हूं, अगर आपको यहाँ पे किसी और भी सवाल का कोई सॉल्यूशन चाहिए या किसी भी सवाल की कोई ट्रिक चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अब 1 या 2 हिंदी के प्रश्नों पर भी निगाह डाल लेते हैं। तो चलिए मैं आपको ये हिंदी खोल के दिखा देता हूँ। सबसे जो हिंदी में थोड़ा मुश्किल माना गया है, हम उस पार्ट की तरफ चलेंगे। तो सबसे जो एक ये सांपों वाला क्वेश्चन माना गया था कि सांपों का या की कमजोर होती है, तो सांपों की जो होती है मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे अगर पैराग्राफ को आप पढ़ते हो तो सांपों की जो दृष्टि है वो बहुत कमजोर होती है। यहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हो, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। ठीक है, एक सवाल और है जो हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें मतलब जो मुश्किल माना गया था। मैं उस सवाल की तरफ चलता हूँ। देखिए वो सवाल कौन सा है, यहाँ पे ये रहा। ये सवाल जो है ऐसे सच शब्द है। यहाँ पे कहीं कहीं ये क्रिया विशेषण दिया हुआ है, कहीं कहीं विशेषण दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा
जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण वे होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो ऐसे शब्द यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताएगा तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। कहीं कहीं पे ये विशेषण भी दिया हुआ है तो इसमें कंफ्यूजन है, तो आप इसे ज्यादा बेहतर जो मान सकते हो वो क्रिया विशेषण मान सकते हो। तो ऐसे शब्द जो है क्रिया विशेषण होता है। हिंदी में ये प्रश्न 2-3 जो थे मुश्किल थे और मेरे हिसाब से कोई ऐसा है नहीं। फिर भी अगर आपकी नज़र में कोई सवाल ऐसा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।